हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। उद्धव सरकार पर संकट, शिवसेना ने 15 बागी विधायकों को केंद्र ने Y+ सुरक्षा दी, उनके घरों पर CRPF तैनात होगी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ गए शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा दी है। अब इन्हें CRPF की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। तो दोस्तों, इन विधायकों के घर पर भी CRPF तैनात कर दी गई है। विधायकों के घर और दफ्तरों पर शिव सैनिकों के हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, इधर अयोग्यता का नोटिस पा चुके 16 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, शिवसेना में उठे विद्रोह को रोकने के लिए उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी मोर्चा थाम लिया है। सूत्रों के मुताबिक रश्मि ने बागी विधायकों की पत्नियों को मैसेज भेजा है और कहा है कि अपने पति को मनाएं। रश्मि ने कुछ बागी विधायकों की पत्नियों से फोन पर बात भी की है। इसी के साथ दोस्तों, 5वें दिन को शिवसेना की हाई लेवल मीटिंग हुई। उद्धव ने शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, शिंदे पहले नाथ थे लेकिन अब दास हो गए हैं। उद्धव की मीटिंग में 6 प्रस्ताव पास किए गए। बागी गुट ने शिवसेना के नाम पर नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चौथे दिन बागी विधायकों पर शिवसेना का उद्धव गुट हमलावर हो गया। 2 समर्थकों ने कुर्ला में शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुंडालकर के दफ्तर पर कुछ हमला किया। उन्होंने मेन गेट पर भी तोड़फोड़ की, उनके पोस्टर और नेम प्लेट भी तोड़ दिए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र CIC ड्रामे के पहले दिन यानी मंगलवार को शिवसेना के करीब 14 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच गए। इसी के साथ दोस्तों, चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जर्मनी में मोदी 48वें G7 में शामिल होंगे। PM 12 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं। इस दौरान म्यूनिख की एक बावेरियन बैंड ने उनका स्वागत किया। वहीं जर्मनी में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का यह 2 दिनों का दौरा होगा। यहाँ PM मोदी 12 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 15 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, शिखर सम्मेलन 26 जून से 28 जून तक चलेगा। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद वे संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा करेंगे। तो दोस्तों, जर्मनी UAE की अपनी यात्रा से पहले PM मोदी ने कहा था कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा जर्मनी के म्यूनिख में एक कम्युनिटी प्रोग्राम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। तो दोस्तों, PM मोदी मुख्य रूप से G7 के 2 सेशन में हिस्सा लेंगे। PM ने बताया कि शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा यूक्रेन रूस जंग, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भारत के स्टैंड पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इमरान की जासूसी करने की कोशिश, खान का कर्मचारी बेडरूम में लगा रहा था स्पाई डिवाइस, सुरक्षा टीम ने हिरासत में लिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच उनकी जासूसी का प्रयास किया गया है। बानी गाला का एक कर्मचारी खान के कमरे में एक स्पाई डिवाइस लगाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस कर्मचारी को पूर्व प्रधानमंत्री के बेडरूम में डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। तो दोस्तों, हालांकि एक दूसरे कर्मचारी ने इसकी सूचना सुरक्षा टीम को दे दी। इसके बाद जासूसी के प्रयास को विफल कर दिया गया है। तो दोस्तों, बानी गाला सिक्योरिटी टीम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश की सूचना मिलने पर कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी टीम ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। तो दोस्तों, यह घटना इमरान खान की हत्या की साजिश रचने की अफवाहों के बीच सामने आई है। इससे पहले कथित खतरे को देखते हुए बानी गाला के आसपास के इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 दिन में 70,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 90,000 के पार। 24 घंटे में 11,578 नए मरीज मिले। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,578 नए केस मिले हैं, जबकि 25 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, 5 ही दिनों में नए मामलों में 70,265 का इजाफा हुआ है। इन नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव बढ़कर 91,061 हो गए हैं। तो दोस्तों, इससे एक दिन पहले देश में 15,940 नए मामले सामने आए थे और कुल 20 मरीजों
मरीजों की मौत हुई थी। वहीं देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.39% दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, राज्य में कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो केरल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 4098 नए मामले सामने आए हैं और 10 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं केरल में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.39% हो गया है। और दोस्तों, महाराष्ट्र में बीते दिन 1728 नए केस मिले हैं और 4 मरीजों की मौत हुई है। तो दोस्तों, वहीं राजधानी दिल्ली में 666 और यूपी में 779 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड में भारत को 1 जुलाई से खेलना है टेस्ट, बुमराह होंगे कप्तान। तो दोस्तों, इंग्लैंड दौरे पर भारतीय खेमे से एक बुरी खबर है। एकमात्र टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वही इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि शनिवार को रोहित शर्मा का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया था। वह इस समय टीम होटल में आइसोलेशन में है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में है। तो दोस्तों, वही रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान होंगे। हालांकि बीसीसीआई की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, रोहित से पहले भारतीय टीम के स्पिनर रविचंद्र अश्विन भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस वजह से वह बाकी खिलाड़ियों के साथ लंदन नहीं गए थे। हालांकि अब वह ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन पहुंचने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। हालांकि वे अब ठीक है, वे प्रैक्टिस मैच में खेल रहे हैं। उन्होंने दूसरी पारी में लिस्टरशर के खिलाफ तीसरे दिन 67 रनों की पारी भी खेली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सरबजीत सिंह की बहन का निधन। पाकिस्तान की जेल में बंद भाई के लिए लड़ी थी लड़ाई। तो दोस्तों, सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का शनिवार रात निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज पंजाब के भिवानी में किया जाएगा। तो दोस्तों, सरबजीत सिंह को 1991 में पाकिस्तान की एक अदालत ने जासूसी के लिए मौत की सजा सुनाई थी। सरबजीत सिंह की रिहाई के लिए दलबीर कौर ने लंबी लड़ाई की थी। दोस्तों, सरबजीत सिंह की रिहाई के लिए दलबीर कौर ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 2013 में लाहौर में उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, वहीं सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का भी शनिवार की रात को निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी में आजम अखिलेश के गढ़ में योगी ने लगाई सेंध। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर भाजपा को बड़ी बढ़त। तो दोस्तों, लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। यूपी की आजमगढ़ सीट पर भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो दोस्तों, भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 3529 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर है। वहीं रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी सपा प्रत्याशी आसिम राजा से 6660 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, रामपुर में सपा के आसिम राजा और भाजपा के घनश्याम लोधी के बीच मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव, भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ और बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जामली के बीच त्रिकोणीय टक्कर है। तो दोस्तों, आजमगढ़ में अखिलेश यादव, रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसकी वजह यह है कि आजमगढ़ अखिलेश और रामपुर की सीट आजम खान के इस्तीफा देने से खाली हुई है। दोनों जगह पर पहले सपा का कब्जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में आपका जलवा कायम। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर जीते दुर्गेश पाठक। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जलवा कायम है। आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में 11,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने 11,555 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक रहे राघव चड्ढा ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों, राघव चड्ढा के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो दोस्तों, राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से जीत का हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तो
दोस्तों आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई इस सीट से दुर्गेश पाठक को चुनाव मैदान में उतारा था। 2015 और 2020 के चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो दोस्तों वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में 23 जून को मतदान हुआ था। मतलब यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा को जीत मिली थी। तो दोस्तों पिछले दिनों पंजाब चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेज दिया था। तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद राघव चड्ढा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग, टकराया पक्षी, वाराणसी से जा रहे थे लखनऊ। तो दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चॉपर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से पक्षी टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो दोस्तों फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्टेट प्लेन से सीएम योगी आदित्यनाथ अब लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों वाराणसी से लखनऊ के लिए उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद ही उनका हेलीकॉप्टर एक पक्षी से टकरा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूदा सुरक्षा अधिकारियों ने सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी करवाई गई। बताया जा रहा है कि पक्षी से हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद किसी हादसे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए ठहरे थे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी स्टेट प्लेन के जरिए अब लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।